डियर स्टूडेंट्स, आपको एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से जो एनसीईआरटी और सीबीएसई के जो की पॉइंट हैं, जो भी आपके चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो आज हम यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक को स्टार्ट कर रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक को स्टार्ट करते टाइम पे ये बिल्कुल नई वाली एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 216 या आप 8.1 और 8.2, मतलब हम 8.2 पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको आप यहाँ पे देखिए। इसमें से कई बातें आप जानते भी हैं, आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टी वगैरह सब पढ़ रखा है, तो हम उसको एक बार डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग है ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आती है? इसमें एक मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जैसे मान लीजिए मैग्नीज का हम एग्जांपल लेते हैं, तो मैग्नीज का कॉन्फिगरेशन आर्गन 4s2 3d5 है। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन को हटाने में आती है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी मिनिमम प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 है, तो +2 + 5 मतलब +7 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मीनिंग ये है कि मैग्नीज +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, मतलब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अगर हम जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी की अगर हम बात करें, तो जनरली जिंक के अंदर 4s2 3d10 कॉन्फिगरेशन होता है। तो जिंक केवल और केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, पर उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है। और ऐसे ही इसका दूसरा रीजन जो होता है वो ये होता है, बोहर के क्लासिफिकेशन से इनके nth और n-1 शेल जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, nth भी और n-1 भी। तो जैसे कि हम मैग्नीज में देख रहे हैं कि थर्ड शेल में 3s3p तो फुलफिल है, पर 3d इनकम्प्लीट है। और कोई भी शेल तभी कंप्लीट हो सकता है जब उसके सारे सब शेल कंप्लीट हो। तो यहाँ पे थर्ड शेल इनकम्प्लीट है और फोर्थ शेल में 4 सब शेल होते हैं SPDF, जिसमें से केवल 4s भरा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर 2 शेल इनकम्प्लीट है, nth भी और n-1 शेल भी, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। पर अगर हम जिंक, कैडमियम, मरकरी की बात करें, तो जिंक के अंदर थर्ड शेल तो कंप्लीट है, केवल आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये 2 कारण होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट मानने के। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डी ब्लॉक को 3 तरह की ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया गया है, 3D, 4D और 5D। और हर ट्रांजिशन सीरीज में 10-10 एलिमेंट आते हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, वो एक अलग चीज है। पर आपको ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि हर ट्रांजिशन सीरीज में ऐसा नहीं है कि जिंक नहीं होगा। जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन सीरीज के पार्ट तो हैं, पर वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माने जाते। तो हमें जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी पड़ेगी। अगर हम 3D सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखते हैं, जो एक टेबल में दे रखा है, टेबल 8.1, जो आपके पेज नंबर 216 पे दे रखी है, तो उसपे हम देखेंगे कि 3D सीरीज में 2 कॉन्फिगरेशन इस जो होने चाहिए उनसे अलग होते हैं, एक क्रोमियम का और एक कॉपर का। मतलब ये एक्सेप्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन 4s1 3d5 होता है, जबकि कॉपर का कॉन्फिगरेशन 4s1 3d10 होता है। मतलब होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जो हमारा क्रोमियम है वो होना चाहिए था 4s2 3d4, पर होता है 4s1 3d5, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो 4s1 3d5 ज्यादा स्टेबल हो गया। सेम ऐसा का ऐसा कॉन्फिगरेशन कॉपर के लिए भी वैलिड है। कॉपर में होना चाहिए था 4s2 3d10, पर कॉन्फिगरेशन होता है 4s1 3d10 कॉन्फिगरेशन। तो ये दोनों कॉन्फिगरेशन 3D सीरीज में एक्सेप्शन होते हैं या स्टेबिलिटी के लिए ऐसा हो रहा है। अब हम 4D और 5D के अंदर
क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में एक्सेप्शन होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में देखें तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में नायोबियम से लेके मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियन, रूथीनियम और रोडियम, इनमें एस में एक इलेक्ट्रॉन जाता है और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन डी के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट था जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में नहीं था, उसको बाद में डिस्कवर किया था टीसी। तो ये टीसी में खास बात ये है कि टीसी का 11th क्लास में कॉन्फिगरेशन 5s2 4d5 है, जबकि नई वाली एनसीईआरटी के अंदर ये 5s1 4d6 है। तो क्योंकि 12th की एनसीईआरटी हमारी बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमें इसको ही प्रेफर करना है, इसको यहाँ पे 5s1 4d6 ही मानना है। और पैलेडियम में खास बात यह है कि उसका 5s0 4d10 होता है। वैसे भी अगर हम निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम की बात करें तो ये तीनों एक ग्रुप में होते हुए भी इनका कॉन्फ़िगरेशन तीनों का ही अलग अलग आता है। निकल का कॉन्फ़िगरेशन जहां तक 4s2 3d8 है, वहीं पीडी का कॉन्फ़िगरेशन 5s0 4d10 है और प्लेटिनम का 6s1 5d9 है। तो ये ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर इससे क्वेश्चन भरे बनते हैं। तो पीडी में आप डी पूरा भरा हुआ मतलब D10 होता है, ऐसा मान के आप कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉपर AgAu में कोई जैसे कॉपर का था वैसे ही Ag का होगा, वैसे ही Au का होगा, सेम का सेम, वो का वही कॉन्फ्लेशन वाली चीज है। बाकी प्लैटिनम का हमने बता ही दिया यहाँ पे कंसर्न कि यहाँ पे 6s1 5d9 होता है। इसके बाद इस पेज नंबर 217 पे जो आपकी टेबल 8.1 है उसके नीचे ही सबसे लास्ट में एक पैराग्राफ दे रखा है इंटेक्स क्वेश्चन के ऊपर कि there are greater horizontal similarity in the properties of the transition element। मतलब वो ये कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में हॉरिजेंटल सिमिलरिटीज भी होती है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है क्योंकि अभी तक हम जो भी प्रॉपर्टी सिमिलरिटी की बात करते थे वो प्रॉपर्टी सिमिलरिटी एक ग्रुप की बात करते थे, मतलब वर्टिकल कॉलम की बात करते थे। यहाँ पे हॉरिजेंटल सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, मतलब डी ब्लॉक की जो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है ना वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी सिमिलरिटी शो करते हैं। मतलब एक पीरियड में भी उनकी प्रॉपर्टी आपस में सिमिलरिटी होती है, साइज से ले लो या कोई और दूसरी प्रॉपर्टी होगी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो गई, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी हो गई। तो हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है कि डी एंड एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप में तो कुछ सिमिलरिटी होती है, साथ में हॉरिजेंटल सिमिलरिटी भी प्रेजेंट होती है। ये पेज नंबर 217 पे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, एग्जाम्पल 8.1, उसके ऊपर ये वाली लाइन लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। तो यहां पर दो बातें। पहली बात ये कि अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की तो स्कैंडियम का कॉन्फिगरेशन क्या है 4s2 3d1 और जिंक का कॉन्फिगरेशन क्या है 4s2 3d10। AR तो आगे आएगा इसी। अगर हम बात करें तो ये दोनों एलिमेंट डी ब्लॉक में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों एलिमेंट में एक खास बात ये होती है कि ये दोनों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। स्कैंडियम भी केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने के दो रीजन थे। क्या क्या? एक रीजन था कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, तो ये तो दोनों ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते तो इनको ट्रांजिशन नहीं मानना चाहिए था। पर वो सेकंड जो डेफिनेशन है वो स्कैंडियम फुलफिल कर रहा है, किसका? आउटर मोस्ट और उसके अंदर वाला पेनल्टीमेट, दो शेल इनकम्प्लीट है, मतलब nth और n-1 शेल इनकम्प्लीट है, इसलिए स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हुए भी, जबकि ये तो केवल आउटरमोस्ट शेल ही इसमें इनकम्प्लीट होता है, इसलिए इसको दोनों ही कंडीशन फॉलो नहीं करने के कारण इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पेज नंबर 218 पर
जो सबसे पहले इंटेक्स में क्वेश्चन दे रखा है 8.1, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के ठीक ऊपर दे रखा है इंटेक्स क्वेश्चन 8.1 में, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हम इसका आंसर ये सिंपली वे में ये दे सकते हैं कि जैसे सिल्वर है तो Ag का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो Ag का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 5s1 4d10। अब यहाँ पे D तो पूरा फुलफिल है, पर हमें ही पता है पहली चीज कि अगर हम फोर्थ शेल की बात करें तो फोर्थ शेल में 4 सब शेल होते हैं, एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ भी होता है। तो अभी 4f इनकम्प्लीट है और फिफ्थ शेल तो इनकम्प्लीट है ही सही, तो इसके आउटर 2 शेल्स इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। तो ये इंटेक्स 8.1 का क्वेश्चन है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी आपको दे रखी नई वाले एनसीईआरटी में 218 पेज पे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ द डी ब्लॉक, फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसमें आपके लिखा हुआ है कि नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटलिक प्रॉपर्टीज सच एज ए हाई टेंसाइल। मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, टेंसाइल होते हैं, स्ट्रेंथ होती है, इनमें डक्टिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है, हायर थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, और इनका एक स्पेसिफिक लस्टर होती है, एक चमक होती है। पर वो कह रहा है कि जिंक, कैडमियम, Hg और मैग्नीज जो होते हैं दे हैव वन और मोर टिपिकल स्ट्रक्चर एट द रूम एट द नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब विद द एक्सेप्शन ऑफ ये जो एलिमेंट है जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज, इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, और कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से इनकी बहुत ज़्यादा टिपिकल स्ट्रक्चर्स नहीं मिलती है। केवल हमें इसको इतना सा देख लेना है, बाकी जो टेबल गिवन है उसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, उससे अक्सर क्वेश्चन नहीं बनता है। इसके बाद नीचे ग्राफ दे रखा है फिगर 8.1। फिगर 8.1 में मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर के बीच में एक ग्राफ दे रखा है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें तो जिंक, कैडमियम, मरकरी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 0। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो इसमें मेटेलिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी नहीं होगी, और जब मेटेलिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी नहीं होगी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इनके रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे कम होगा इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में। अगर हम बात करें तो क्रोमियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। तो 3d सीरीज, 4d सीरीज और 5d सीरीज में इन एलिमेंट में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, तो वहां पर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर जैसे ये क्रोमियम दे रखा है आपको, यहाँ एमओ दे रखा है और यहाँ डब्ल्यू दे रखा है, तो अपने अपने 3D, ये 3D सीरीज है, ये 4D है और ये 5D है। तो इन तीनों सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का होगा। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इनका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता रहेगा, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो इसीलिए मेटल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है, 4000 के लगभग होता है डिग्री सेंटीग्रेड में उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैग्नीज जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम से कम होता है और Fe से भी कम होता है। उसका रीजन ये है कि Mn का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d5। ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा उसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और जब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी इन एलिमेंट्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने का एक रीजन होता है। तो टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, फिर क्रोमियम का मैक्सिमम होगा, मैग्नीज का आयरन से भी कम होगा,
तो ये एक वी का शेप बनेगा। तो जनरली ये पूछा जाता है क्रोमियम, मैग्नीज, Fe और जिंक के अंदर कि इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो मैक्सिमम क्रोमियम का होगा, और फिर Fe का होगा, फिर Mn का होगा, फिर जिंक का होगा। Mn का कभी आपके साथ पूछा जाए तो आप Mn का जो कम बताओगे उसका रीजन यही बताओगे कि Mn का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन स्टेबल है, जिसका कॉन्फिगरेशन स्टेबल है उसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। और यही एक रीजन Mn और Cr की मेटेलिक रेडियाई का भी होता है कि Mn का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से Mn का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से Mn के अंदर जो मेटेलिक रेडियाई होती है वो क्रोमियम से ज़्यादा होती है मेटेलिक रेडियाई। जबकि अगर कोवेलेंट रेडियाई की बात करें तो कोवेलेंट रेडियाई ज़्यादा होती है क्रोमियम की। तो ये भी एक रीज़न दे सकते हो आप कि जो मेटेलिक रेडियाई है वो क्रोमियम का ज़्यादा है, क्योंकि उसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। तो ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे। और इसी के अंदर जो आपको पैराग्राफ दे रखा है उसके अंदर यही सब चीजें दे रखी है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1d in addition to the ns electron in the interatomic metallic bonding. In any row, the melting point of these metal rise to a maximum of d5 except for anomalous value of Mn and Tc and fall regularly as the atomic number increases. तो Mn के का डिक्रीज होने का रीजन बता दिया। तो ये वैल्यू तो हमें याद नहीं होगी, पर हम इसके एक ऑर्डर को याद रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल 8.2। वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें कई तरह के ऑर्डर है, जिसको हम जहां पे भी वो ऑर्डर समझने वाली चीज होगी उसको समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे तीनों के कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दे रखे M+, मतलब ये 3D सीरीज का पूरा एक टेबल दे रखा है। इसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू भी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी है, मेटेलिक रेडियाई की वैल्यू भी इसके अंदर गिवन है। अगर हम यहां पर साइज की बात करते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग, तो हमें ये पता है कि 3D सीरीज के अंदर जो साइज होता है उसका एक इरेगुलर ट्रेंड होता है। 3D सीरीज के अंदर अगर हम साइज की बात करेंगे तो साइज का ऑर्डर पहले साइज घटता है, फिर क्या होगा, लगभग कांस्टेंट होगा, और फिर उसके बाद इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ स्कैंडियम लिखूं, यहां पर मैं स्कैंडियम लिखता हूं, तो यहां पे हमारे पास Fe, CO और Na लगभग नियर अबाउट साइज के हो जाएंगे। यहाँ पे जिंक आ जाएगा और यहाँ पे मैग्नीज आ जाएगा। तो अगर मैं साइज और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ खींचता हूं और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू को देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि पहले स्कैंडियम से Fe तक साइज डिक्रीज होता है, उसके बाद कांस्टेंट होता है, और उसके बाद इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम साइज को डिक्रीज करने की बात करें कि पहले साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो साइज डिक्रीज होने का रीजन ये होता है कि जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। जेड इफेक्टिव से साइज डिक्रीज होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट से साइज बढ़ता है। तो जब जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। अगर कांस्टेंट हो रहा है तो हम ये बोलेंगे जितना जेड इफेक्टिव से घटा उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट से बढ़ा, तो साइज डिफरेंस नहीं दिखा। कॉपर टू जिंक साइज बढ़ रहा है, इसका मीनिंग यह है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है किसको, जेड इफेक्टिव को, इसलिए साइज बढ़ रहा है। अब पहले साइज घटा है, फिर आपके कांस्टेंट हो रहा है, उसके बाद आपके साइज बढ़ रहा है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि ये जो टेबल है इसके अंदर एक बात गिवन है जो आप यहां पर देखेंगे भी कि यहां पे ये दे रखा है कि जो मैग्नीज और जिंक का साइज है वो नियर अबाउट सिमिलर है। तो इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट से हमको समझना है कि मैग्नीज का भी 137 दे रखा है और जिंक का भी 137 दे रखा है। इससे ये होगा कि आप दूसरे जो एलिमेंट है
उनको आपस में कंपेयर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे होगा क्या कि अगर आपको मैग्नीज के साइज को स्कैंडियम, मैग्नीज, कॉपर और जिंक के साइज को कंपेयर करना है तो सबसे बड़े साइज का स्कैंडियम हो जाएगा, फिर एमएन और जिंक बराबर हो जाएंगे, फिर कॉपर आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो इससे आप बहुत सारे एलिमेंट्स को साइज के ऑर्डर में कंपेयर कर पाते हैं। अब अगर हम यहां पर और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो यहां पे एक आयनेशन एंथैल्पी तो आप ऑर्डर पढ़ ही चुके हैं, जो आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टी में होगा वो आयनेशन एनर्जी के आप ऑर्डर पढ़ ही चुके हैं। M+2 के अंदर केवल इतना सा ध्यान रखना है आपको कि M+2 के अंदर क्रोमियम+2 और Mn+2 का साइज नियर अबाउट सिमिलर होता है, और +3 के अंदर Mn+3 और Fe+3 का साइज आपस में नियर अबाउट सिमिलर होता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये देखना ही पड़ेगा कि आपका साइज का ऑर्डर Mn+3 और Fe+3 का नियर अबाउट सिमिलर है, और ऐसे के ऐसे क्रोमियम+2 और मैग्नीज+2 का साइज नियर अबाउट सिमिलर है। इसके बाद यहाँ पे SRP की वैल्यू दे रखी है M+2 से M और M+3 से M+2। तो वो एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को भी अभी हम यहाँ पर समझेंगे कि वो ऑर्डर किस तरीके से यहाँ पे चलता है। पर ये जो ऑर्डर है जो आगे आएगा, जो मैं आपको अभी बताऊंगा भी सही ट्रिक्स है कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी वैल्यू यहीं से लेनी होगी हमें। हीट ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर भी यहाँ पे दे रखा है। हीट ऑफ एटमाइजेशन के ऊपर कई बार एग्जाम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने इस टेबल से कि हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा वैंडियम की होती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, और ये उसकी सबसे कम होगी जिसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। इसलिए आप देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में जिंक आएगा और उसके पहले मैग्नीज आएगा, क्योंकि मैग्नीज का कॉन्फिगरेशन भी स्टेबल होता है। तो वैंडियम की ये मैक्सिमम होती है, इतना हमें याद रखना है, और जिंक की सबसे कम होगी, और मैग्नीज जिंक के ठीक पहले आएगा क्योंकि उसका कॉन्फिगरेशन भी स्टेबल है। तो अभी हमने देखा था कि उसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम आया था। तो इस टेबल के अंदर जो आयनेशन एंथैल्पी है वो वाला और कॉन्फ़िगरेशन, ये तो हम पीरियोडिक में भी पढ़ते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया था, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मैंने बता दिया आपको, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ और कई फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है, जिसमें वैंडियम का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, और कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी की वजह से मैग्नीज और जिंक का इस पूरे उसके अंदर कम होगा, जिसमें मिनिमम जिंक होगा। मेटेलिक रेडियाई की बात हमने कर ही ली कि मैग्नीज और जिंक का साइज नियर अबाउट सिमिलर होता है। पहले डिक्रीज फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज का भी हमने ऑर्डर यहाँ पे देखा है। एक इंपॉर्टेंट बात, क्रोमियम+2 और Mn+2 का साइज नियर अबाउट सिमिलर होता है, और वैसे के वैसे Mn+3 और Fe+3 का साइज नियर अबाउट सिमिलर होता है। SRP का वैल्यू हम अभी नेक्स्ट उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एग्जाम्पल 8.2 पे आते हैं। 8.2 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, हमें ये बोल रहा है कि वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होने का रीजन क्या होगा। तो हमें पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बनाने की उसकी टेंडेंसी होगी। जब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बनाने की टेंडेंसी होगी तो उसका हीट ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होगा। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट का हीट ऑफ एटमाइजेशन और दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज जिंक इज द लोवेस्ट। तो अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का कॉन्फिगरेशन होता है 4s2 3d10। अब 4s2 3d10 कॉन्फिगरेशन में जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 0। जब जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसका मेटेलिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। इस वजह से ये हीट ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू मिनिमम रखेगा। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिंक का लोवेस्ट होता है। आयनेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनेशन एंथैल्पी को कंपेयर करते हुए
यहाँ पे पेज नंबर 221 में कई लैंग्वेज वाली लाइंस लिखी हुई है जिनको हम एक एक करके समझते हैं। अगर हम बात करें तो ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज which accompanies the filling of the inner d orbitals, there is an increase in ionization enthalpy along each series of the transition element। मतलब d में एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर आयनेशन एनर्जी को जब कंपेयर करते हैं तो आयनेशन एनर्जी को कंपेयर करते टाइम पर हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन 4s से निकला है या 3d से। 4s मतलब nth शेल से निकला है या n-1 शेल से निकला है। ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन nth शेल से निकलेगा तो उसका साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो n की वैल्यू ज्यादा होने पे उसकी आईपी भी कम हो जाएगी। तो हम इस चीज को इस तरीके से कंपेयर करते हैं। मान लीजिए जैसे क्रोमियम है और मैग्नीज है, तो क्रोमियम और मैग्नीज का फर्स्ट IP1 जब हम डिसाइड करेंगे तो क्रोमियम होता है 4s1 3d5 और मैग्नीज होता है 4s2 3d5। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इनके आउटरमोस्ट से निकलेगा, इसकी 4s से और इसके भी 4s से। हमें पता है कि फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड कॉन्फिगरेशन, तो मैग्नीज का फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू सेकंड आयनेशन एनर्जी। पर जब सेकंड आयनेशन एनर्जी की बात होगी तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होंगे। तो क्रोमियम में सेकंड इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम द 3d ऑर्बिटल और Mn में ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से। अब हमें ये पता है कि 4s में n का वैल्यू ज्यादा है तो इसका जेड इफेक्टिव 4s पे न्यूक्लियस का कम लगेगा, 3d पे ज्यादा लगेगा। तो जहां जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो सेकंड आईपी क्रोमियम का मैग्नीज से ज्यादा हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉन कहां से अल्टर हो रहा है ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो हमें पेज नंबर 221 पे जो सेकंड पैराग्राफ दे रखा है आयनेशन एंथैल्पी 8.3.3 में सेकंड पैराग्राफ में, उसके अंदर वो यही कह रहा है कि 4s से निकलेगा या 3d से निकलेगा। जैसे Mn है और Fe है, उसकी थर्ड आईपी को हमें कंपेयर करना है। Mn होता है 4s2 3d5, Fe होता है 4s2 3d6। अब अगर हम थर्ड आईपी को कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनमें से दो इलेक्ट्रॉन को हमें हटाना है, तो ये बन जाएगा d5, ये बन जाएगा d6। अब d5 और d6 में विच इज मोर स्टेबल, d5। तो d5 की कॉन्फिगरेशन की आईपी जो हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी, तो Mn का थर्ड आईपी Fe के थर्ड आईपी से ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे जो लाइन है उसमें ये दे रखा है कि द थ्री टर्म्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ आयनेशन एंथैल्पी आर अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, मतलब एक तो अट्रैक्शन किस पे, nth पे है या n-1 पे। दूसरा रिपल्शन पे बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कितना है। और तीसरा एक्सचेंज एनर्जी पे आयनेशन एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है। डियर स्टूडेंट्स, आयनेशन एनर्जी में अगर हम बात करें तो ये नई वाली एनसीईआरटी के अंदर एक नई टर्म दे रखी है एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी जो होती है वो स्टेबिलिटी को डिसाइड करने का एक फैक्टर होता है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्बिटल्स के अंदर, उसमें स्टेबिलिटी को देखने का एक तरीका एक्सचेंज एनर्जी होता है। एक्सचेंज एनर्जी को कंसिडर कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D10 कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। उन 5 ऑर्बिटल के अंदर 5 एक स्पिन के इलेक्ट्रॉन है और उसके अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन भी 5 हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज, पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक्सचेंज हो सकता है 4 जगह, वो अपनी एनर्जी को आपस में एक्सचेंज कर सकता है। फिर 3, फिर 2 और फिर 1, मतलब सेकेंड पहला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्सचेंज करेगा केवल पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन से ही अपने आप की पोजीशन को। तो पहला इलेक्ट्रॉन 4 जगह जा सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आगे के 3 जगह, फिर 2, फिर 1। तो पैरेलल स्पिन वाले जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, सेम स्पिन वाले जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल होंगे 10। ऐसे ही 10 जो होंगे वो अपोजिट स्पिन वाले के भी होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज होंगे 20। जितने नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और उतनी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी।
तो कहने का मीनिंग ये है कि मान लीजिए कॉपर है और जिंक है, उसमें हम सेकंड आईपी को कंसीडर कर रहे हैं, या मान लीजिए सेकंड आईपी को कंपेयर कर रहे हैं। तो कॉपर होता है 4s1 3d10 कॉन्फिगरेशन, जिंक होता है 4s2 3d10 कॉन्फिगरेशन। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d10 से और जिंक में निकलेगा 4s1 से। तो यहां पर इसके एक्सचेंज होगी 10, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ एक्सचेंज 10 प्लस 10, जो 5 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के और 5 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन है, उसके टोटल एक्सचेंज हो गए 20। जबकि यहां एस से निकलेगा तो एस में तो केवल एक इलेक्ट्रॉन है एक स्पिन का, तो उसमें एक्सचेंज हो जाएंगे 0। जितने एक्सचेंज होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा, तो कॉपर का सेकंड आईपी जिंक से ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब घुमा फिरा के वही वाली बात है कि उसको कई तरीके से समझा रखा है, जेड फैक्टिव से भी, एक्सचेंज से भी, और स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन से भी। तो आपको उसी के रिगार्डिंग ये करना। इसी के अंदर आगे आपको दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी आपको बोला कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्कैंडियम और जिंक 3D सीरीज के अंदर दो ऐसे एलिमेंट हैं जो केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे स्कैंडियम केवल +3 शो करता है और जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जिंक जो है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है और स्कैंडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो कभी अगर ये क्वेश्चन बन जाए, आगे ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, तो कौन सा ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करता, तो वो स्कैंडियम आंसर जाएगा। और अगर नॉन ट्रांजिशन बोलेगा तो वो जिंक जाएगा, क्योंकि स्कैंडियम +3 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन का, और आर्गन का इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। अगर हम बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज के अंदर पहले भी मैंने बताया आपको, मैग्नीज +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। यहां पर अगर मैं इस टाइटेनियम की बात करूं तो टाइटेनियम +2 +3 +4 शो करेगा, और +4 इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम, क्योंकि +4 के अंदर ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। ऐसे वैंडियम का +2 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट होगी, एंड द +5 इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द वैंडियम। क्रोमियम +2 से +6 तक शो कर सकता है, और इसकी +3 और +6 इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऐसे ही मैग्नीज भी +2 और +7 में ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। आगे इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमें यहाँ पर गिवन है कि इसके अंदर जो 2 to 3 पेज नंबर पे सेकंड पैराग्राफ है, द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ए कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एराइजेज आउट ऑफ इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। मतलब क्या है कि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक करके निकल सकते हैं, और इसी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। इसीलिए डी ब्लॉक में कहा जाता है कि इसमें वैलेंसी जो होती है वो 1 से बढ़ती है, जबकि पी ब्लॉक में वो 2 से बढ़ती है, क्योंकि वहां एक्साइटेशन होता है, तो एक पेयर्ड से 2 अनपेयर्ड मिलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी अनपेयर्ड होता है, तो एक एक करके वैलेंसी बढ़ती जाती है। इसी के नीचे एक और वो है कि डी ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट से इस बारे में डिफरेंट होते हैं कि पी ब्लॉक पे तो हमने पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जाती है। जैसे बोरॉन से एल्यूमिनियम से लेके नीचे थेलियम पे गए, तो इस ग्रुप के अंदर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 और +1। तो यहाँ पे नीचे जाने पे +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, तो इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि जैसे क्रोमियम +6 शो कर रहा है, तो उसके नीचे जो मोलिब्डेनम और टंगस्टन है वो भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। मतलब इसमें, और आपको एक और इसकी डिफरेंट बात है कि डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, जबकि यहाँ पे पी ब्लॉक में क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही थी। पर ये इसको डिफरेंट करता है डी ब्लॉक को पी ब्लॉक से, कि यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो अगर हम बात करें
तो यहाँ पे क्रोमियम +6 के कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, किसके कंपैरिजन में? टंगस्टन के +6 वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी इस तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 कंपाउंड लिख दिए, CrO3, MoO3 और टंगस्टन का WO3। तो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 होगा। ऐसे अगर हम कंपेयर करें VO4 3- CrO4 2- और MnO4- को, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल VO4 3- होगा, फिर CrO4 2- होगा, फिर MnO4- होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसका रिवर्स चला जाएगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इसको P ब्लॉक से डिफरेंट करती है। इसके बाद आप ध्यान रखना कि अगर हमें बात करें तो डी ब्लॉक के कंपाउंड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं, जिसके अंदर हमने पता है कि CO के साथ, कार्बोनिल के साथ ये जो कंपाउंड बनाएंगे उसमें मेटल के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाती है। और कभी कभी तो सिडविक-इयन रूल को फॉलो करने के लिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये अचीव कर लेते हैं। ये CO जो होता है वो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। इसके बाद एग्जांपल 8.3 में यही है कि नए में ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका आंसर हो जाएगा स्कैंडियम। फिर इंटेक्स का क्वेश्चन है विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। तो 3D सीरीज के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज शो करेगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +2 है। तो आउटर मोस्ट और पेनल्टी मेट के इलेक्ट्रॉन मिला के उसकी मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जा सकती है। तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद पेज नंबर 2 to 4 पे ये आपको M+2 M वाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की का एक ग्राफ दे रखा है, जिसमें SRP की वो बात कर रहा है। तो अभी हम SRP को एक बार समझते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या कहने वाला है। तो अगर हम बात करें तो 3D सीरीज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 3D सीरीज के अंदर M+2 M SRP का वैल्यू कॉपर का पॉजिटिव होता है, अदर्स का नेगेटिव होता है। तो हम एक बार इस बात को समझते हैं कि जो SRP होता है वो किन किन बातों के पर डिपेंड करता है। तो हमें पता है कि मेटल या कॉपर जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले सॉलिड से उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे। इस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने वाली एनर्जी को बोलेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। उसके बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो चुका होगा। इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद इसको हम पानी में डालेंगे। जब इसमें पानी ऐड किया जाएगा तो इसका हाइड्रेशन हो जाएगा, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। यहां से यहां तक को हम बोल देंगे डेल्टा H टोटल। मतलब SRP कई एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम उन डिपेंडेंट एनर्जी को यहां पर देख रहे हैं। तो डेल्टा H टोटल क्योंकि एक साइकिल को रिप्रेजेंट करना है और हम ये कहते हैं कि एक साइकिल में एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। इसका मतलब डेल्टा H टोटल जो है वो 3 एनर्जी का सम हो गया, हीट ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड हो गया आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब अगर हम इन तीनों में बात करें
तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। कोई भी रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी जहां पे एनर्जी रिलीज होगी। मतलब अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो रिएक्शन प्रोसीड होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो होता क्या है कि कॉपर के केस में उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होता है उसके आयनेशन एनर्जी और हीट ऑफ सब्लिमेशन के सम से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉपर से कॉपर +2 एक्वस में जाना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी डजंट कंपनसेट द आयनेशन एंथैल्पी एंड सब्लिमेशन एनर्जी। उन दोनों को वो अच्छे से कंपनसेट नहीं कर पा रहा, मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो गया है। अगर हम दूसरे एलिमेंट्स मतलब 3D सीरीज में कॉपर के अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबका एसआरपी नेगेटिव होता है। अगर एसआरपी उसका उन सबका नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब वो पूरा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और यहाँ पे एक्सोथर्मिक केवल और केवल हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला पार्ट ही है। इसका मतलब उनका हाइड्रेशन एंथैल्पी उनके आयनेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी से ज्यादा है। कॉपर के अलावा जितने भी 3D सीरीज में एलिमेंट है उन सभी के लिए हम ये वाली बात कह सकते हैं। अगर हम यहां बात करें तो वैंडियम है और मैग्नीज है, इन दोनों का M+2M वाला जो एसआरपी होता है वो लगभग सेम होता है। और यूं कह लें टाइटेनियम का तो बहुत ही ज्यादा होता है तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाता, तो जनरली हमें जो देते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा वैंडियम और मैग्नीज का ही ज्यादा दिया जाता है। तो वैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है वो 4s2 3d3 है, और अगर +2 की बात करें तो +2 में हो जाएगा 3d3। और क्योंकि हमें पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का वाटर में हाइड्रेशन हो जाता है, और हाइड्रेशन में जनरली 6 वाटर मॉलिक्यूल इसमें अप्रोच करते हैं, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में इनका ये ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिट करेंगे, और यहाँ पे T2Z नीचे आ जाएगा और EZ ऊपर आ जाएगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे तो ये T2G3E0 कॉन्फिगरेशन कहलाएगा, जिसका CFSE नेगेटिव में आएगा और वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। इस वजह से T2G3E0 कॉन्फिगरेशन की वजह से वैंडियम का मैग्नीज के लगभग बराबर होता है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का +2 में कॉन्फिगरेशन D5 है, वो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा। इस वजह से वैंडियम और मैग्नीज का यहाँ पे जनरली मैक्सिमम होता है एसआरपी का वैल्यू नेगेटिव में। तो वैंडियम के लिए T2G3E0 कॉन्फिगरेशन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और मैग्नीज के लिए D5 हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो एसआरपी का वैल्यू अभी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से टी ब्लॉक में जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें 2 to 5 पे डी एंड एफ ब्लॉक में जो टेबल दे रखी है टेबल 8.4 उसको हम एक बार देखते हैं। तो उस टेबल 8.4 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो M+2 से M का एसआरपी का वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा टाइटेनियम के लिए होता है। टाइटेनियम के लिए -1.63 दे रखा है जैसा अभी हमने पहले डिस्कस भी किया है, और वैंडियम और मैग्नीज दोनों का -1.18 होता है और नियरली क्लोज वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि कौन से 3D सीरीज में दो एलिमेंट है जिनका M+2M वाला एसआरपी का वैल्यू क्लोज होता है या इक्वल होता है, तो वो वैंडियम और मैग्नीज होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी भी दे रखी इस टेबल में, इस टेबल में हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू निकल के लिए -2121 दे रखी है, जो कॉपर और निकल दोनों की सेम है और निकल की भी हाईएस्ट है। तो निकल की हाईएस्ट वैल्यू की वजह से ही जो 2 to 4 पे आपका एग्जाम्पल 8.4 की ठीक ऊपर वाली एक लाइन है, द वैल्यू ऑफ E0 फॉर Mn निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। तो Mn के लिए तो हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन हो गया, जिंक के लिए फुली फिल्ड D10 कॉन्फिगरेशन हो गया, और निकल का हम उसकी
हाइड्रेशन एनर्जी का बहुत ज़्यादा होने को बता सकते हैं। और हाइड्रेशन एनर्जी निकल प्लस टू की बहुत ज़्यादा जो होती है, उसका रीज़न निकल प्लस टू का सबसे छोटा साइज है 3D सीरीज के अंदर। अगर आप साइज को भी कंफर्म करना चाहे तो टेबल 8.2 में जहां एम प्लस टू के साइज दे रखे हैं एक टेबल के अंदर, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि निकल प्लस टू का एक्सेप्शनली बहुत छोटा साइज होता है, इसलिए उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। उस हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका जितना हम एक्सपेक्टेड करते हैं उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव एसआरपी का वैल्यू आता है। ऐसे ही अगर हम एम प्लस थ्री एम प्लस टू एसआरपी की वैल्यू को देखें, एम प्लस थ्री प्लस टू वाले एसआरपी का जो वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा क्रोमियम के लिए होता है, फिर टाइटेनियम के लिए होता है, फिर वेनेडियम के लिए होता है। यहाँ पे क्रोमियम मैक्सिमम होता है, टाइटेनियम फिर वेनेडियम। फिर अगर हम बात करें तो पॉजिटिव में 3 के लिए होता है Fe, Mn और Co। अगर हम Fe, Mn, Co आयरन, मैंगनीज और कोबाल्ट में पॉजिटिव की बात करें तो सबसे ज्यादा कोबाल्ट में होता है, मतलब इन तीनों का पॉजिटिव में होता है और इन तीनों का नेगेटिव में होता है। नेगेटिव में सबसे ज्यादा क्रोमियम का, उसके बाद टाइटेनियम का, उसके बाद वेनेडियम का होता है। अब अगर इन तीनों का नेगेटिव में ज्यादा है तो नेगेटिव में ज्यादा है मतलब ये क्या होंगे, इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, मतलब क्रोमियम का प्लस थ्री उसके प्लस टू से ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एसआरपी नेगेटिव का ज्यादा होने का मतलब है कि वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इन तीनों की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, तो क्रोमियम प्लस थ्री क्रोमियम प्लस टू से ज्यादा स्टेबल होता है। सेम ऐसे ही टाइटेनियम प्लस थ्री टाइटेनियम प्लस टू से ज्यादा स्टेबल होता है, और वेनेडियम प्लस थ्री वेनेडियम प्लस टू से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इन तीनों का एसआरपी क्या है, नेगेटिव। अब अगर हम तीनों के एक्वस सॉल्यूशन में अगर प्लस टू की स्टेबिलिटी की बात करें तो प्लस टू का जब भी एक्वस सॉल्यूशन में बात करेंगे तो प्लस टू की टेंडेंसी किस में जाने की होगी, प्लस थ्री में। क्यों? क्योंकि उनका एसआरपी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है मतलब क्या है कि उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो अगर वो प्लस थ्री के अंदर जाएंगे तो प्लस टू से प्लस थ्री में जाना कहलाता है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्रोमियम प्लस टू, टाइटेनियम प्लस टू और वेनेडियम प्लस टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। ये तीनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे, जिसमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम प्लस टू होगा। अगर हम पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में देखें तो पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में Fe, Mn और Co तीनों का प्लस थ्री से प्लस टू का एसआरपी का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने के लिए भी कई तरह के एक्सपेक्ट होते हैं। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज प्लस टू में D5 कॉन्फिगरेशन है तो प्लस थ्री से ज़्यादा स्टेबल प्लस टू में होगा, पर इसमें हीट ऑफ सब्लिमेशन, एटमाइजेशन और आईपी कई डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, इसलिए हम एसआरपी जो होता है उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखते हैं। तो कोबाल्ट का मैक्सिमम होता है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी बने। अब अगर इन तीनों का पॉजिटिव है, इसका मीनिंग ये है कि इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अगर कोबाल्ट प्लस थ्री और प्लस टू में बात करें तो एक्वस मीडियम में ज्यादा स्टेबल होगी प्लस टू। ऐसे ही Mn की बात करें तो Mn प्लस टू Mn प्लस थ्री के कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। और आयरन की बात करें तो आयरन भी प्लस टू में ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्लस थ्री। इसका मीनिंग ये है कि ये तीनों प्लस थ्री के अंदर ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो अगर इनके एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो इनका एसआरपी अगर पॉजिटिव में है तो ये हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या प्लस टू में जाने की टेंडेंसी रखेंगे, एंड प्लस थ्री में से प्लस टू में जाना ये कहलाता है रिडक्शन। और रिडक्शन जिसका होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके एक्वस सॉल्यूशन जो होंगे वो प्लस थ्री में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे। तो आपके एग्जाम्पल 8.4 में जो क्वेश्चन है वो इसी एस्पेक्ट में है कि क्रोमियम प्लस टू रिड्यूसिंग है। क्यों है? क्योंकि प्लस थ्री प्लस टू का क्रोमियम का जो एसआरपी होता है वो नेगेटिव में होता है, तो क्रोमियम का प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल है, तो प्लस टू वाला प्लस थ्री में जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ऐसे ही Mn के केस में वो कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग है, तो उसका रीजन भी आप जानते हैं कि Mn ज्यादा स्टेबल प्लस टू में होगा, तो प्लस थ्री से प्लस टू में जाना क्या कहलाएगा,
रिडक्शन और वो रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट होगा। इसी के नीचे इंटेक्स क्वेश्चन में एग्जांपल 8.4 में दे रखा है, मतलब इंटेक्स क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉपर के लिए पॉजिटिव होता है, तो वो पिछली उसमें हमने डिस्कस किया था इसी के अंदर कि उसके लिए पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी अच्छे से कंपनसेट नहीं कर पाता उसकी आयनेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी को। इसी में ये आपके 8.3.6 में जो ट्रेंड दे रखा है उसमें भी ये वाली बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का अगर मैं +3 में कॉन्फिगरेशन लिखूंगा तो क्रोमियम +3 अगेन जो होगा कॉन्फिगरेशन वो 4a0 3d3 टाइप का कॉन्फिगरेशन होगा, जिसको कल जो हमने बात करी थी T2z3e0 कॉन्फिगरेशन होता है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। इसकी वजह से क्रोमियम का +3 +2 के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एसआरपी के रिगार्डिंग ये 8.3.6 पे जो हमने कहा था वो इस तरीके से होगा, और इसमें कई तरह के फैक्टर होते हैं तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे वैंडियम के अंदर जैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि वैनेडियम +2 में तो T2g3 है, तो भी इसका नेगेटिव में आ रहा है, तो उसका रीज़न टोटल क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। हाइड्रेशन एनर्जी भी उसको कहीं ना कहीं करता है, तो V+C का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, तो वो भी एक कारण इसका होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके 8.3.7 ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक के अंदर आपको दे रखा है नई वाली एनसीईआरटी में 225 पे, जिसमें टेबल 8.5 के नीचे की जो थ्योरी है उसमें दे रखा है कि कौन कौन से हैलाइड पॉसिबल होंगे या एग्जिस्ट करेंगे। तो जैसे इस टेबल के अंदर अगर हमें देखें तो VF5 बन सकता है, CrF6 बन सकता है, मैग्नीज जो होता है वो MnF2, MnF3 और MnF4 टाइप के फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकता है। जबकि मैग्नीज +7 तक के कंपाउंड बना सकता था, पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऑक्साइड के साथ तो बना लेता है, पर हैलाइड के साथ जनरली वो 4 तक के कंपाउंड बनाता है। उसका रीजन एक तो ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। दूसरा ओरिएंटेशन भी होता है, क्योंकि ओरिएंटेशन के लिए जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे उतने डी ऑर्बिटल मैग्नीज के पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें X का मतलब है FCl से। जैसे मान लीजिए यहाँ TiX4 लिखा हुआ है, तो TiX4 का मतलब है टाइटेनियम TiF4 भी बना सकता है, TiCl4 भी बना सकता है, TiBr4 भी बना सकता है और TiI4 भी बना सकता है। अगर आप देखें तो +2 के साथ जैसे ये TiX2 बन रहा है तो यहाँ पे थर्ड दे रखा है। थर्ड का मीनिंग यहाँ पर Cl, Br और I से है, तो टाइटेनियम जो होगा वो TiF2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर TiCl2, TiBr2 और TiI2 बन जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आयरन की बात करें अपन हम, तो आयरन के अंदर Fe(X-3) दे रखा है, तो Fe(X-3) का मतलब है X- जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो FCl और Br को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि Fe(I3) एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि Fe(I3) बहुत अनस्टेबल है और वो Fe(I2+I2) के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के आयोडाइड कम ही स्टेबल होते हैं। अब टाइटेनियम के केस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का आयोडाइड स्टेबल है। कैसे स्टेबल है? क्योंकि हम ये तो जानते हैं ही सही कि जब हम वैन ऑर्कल मेथड पढ़ते हैं तो वहां पे TiI4 एग्जिस्ट तो करता ही है। वैंडियम फ्लोराइड में VF5 बनाता है। अगर हम बात करें X4 की, तो +4 में ये जो हैलाइड बनाएगा वो X- टाइप के बनाएगा, मतलब यहाँ पे VF4, VCl4, VBr4 बन जाएगा, पर VI4 नहीं बनेगा। ऐसे कॉपर के अगर मैं बात करूं तो कॉपर CuX थर्ड बना रहा है। थर्ड का मतलब है Cl, Br और I। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे CuF जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि CuCl, CuBr और CuI एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो टेबल है ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि किसके हैलाइड स्टेबल है और किसके हैलाइड स्टेबल नहीं है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप जाते हैं तो ये आपको पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। कोबाल्ट की बात करें तो फ्लोराइड COF3 बनता है, बाकी COX2 बन जाएगा। X का मतलब आपके FCl, Br, I से हैं, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये
जो टेबल दे रखी है वो हैलाइड की स्टेबिलिटी को बताती है। यहाँ पे VF5 है, अगर VF5 को हम हाइड्रलाइज करेंगे तो इंटरमीडिएट में कहीं ना कहीं VOXC का फॉर्मेशन होगा। तो MnO3F और VOXC एग्जिस्ट करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पेज नंबर 226 पे जो टेबल दे रखी है 8.6, उसके ठीक ऊपर जो पैराग्राफ दे रखा है वो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि कॉपर जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका आयोडाइड अनस्टेबल होता है और उसका साइनाइड भी अनस्टेबल होता है। तो कॉपर +2 जो होता है वो इस टाइम पर कॉपर +1 और I2 गैस यहाँ पे रिलीज कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉपर +2 यहाँ पे I- के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो I- का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन हम रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं कि कॉपर +2 आयोडाइड के साथ कभी भी क्यूप्रिक आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो हमेशा क्यूप्रस आयोडाइड में चल जाता है और I2 गैस विल बी रिलीज होती है। इसके अलावा एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा कॉपर प्लस 2 में जाने की टेंडेंसी रखता है। अब आप कहेंगे कि भाई कॉपर प्लस में तो 3D10 कॉन्फिगरेशन है और कॉपर +2 तो 3D9 कॉन्फिगरेशन है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम जानते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में जो भी रिएक्शन जिस भी डायरेक्शन में जाती है तो SRP विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। तो यहां पर जब SRP की बात आई तो हमें ये पता लगा कि SRP में एक हाइड्रेशन एनर्जी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमें पता है कि कॉपर +2 की हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर +1 से ज्यादा होगी, क्योंकि कॉपर +2 का साइज छोटा होगा कॉपर +1 के कंपेरिजन में। तो उस हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू के कारण ही कॉपर +2 के अंदर चला जाएगा। इसके नीचे अगर हम बात करें तो कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि एक्वस मीडियम में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, तो कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल होती है। इसी के बाद इसके नीचे वाले पैराग्राफ में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी में आपको बता रखा है कि स्कैंडियम Sc2O3 बनाता है और Mn2O7 भी बन सकता है। आयरन जो होता है वो Fe2O3 बनाता है जनरली, पर +6 के अंदर वो FeO4 2- बना लेता है। ये जो FeO4 2- है ये वैसे बहुत अनस्टेबल होता है, पर ये अगर बेसिक मीडियम में बात करें तो FeO4 2- का फॉर्मेशन हो सकता है। Mn2O7 बना सकता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनना उसकी टेंडेंसी को बताता है। और जनरली ये ऑक्साइड जो होते हैं वो कोवलेंट टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं। इसके बाद जो टेबल है 8.6 वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक बात तो ये कि ऐसे कौन कौन से 3D सीरीज के अंदर मेटल हैं जो मिक्स टाइप के ऑक्साइड बना सकते हैं। तो मिक्स टाइप के जो ऑक्साइड बना सकते हैं वो आपको यहाँ पे दे रखा है कि मैग्नीज बना सकता है, आयरन बना सकता है और कोबाल्ट बना सकता है। जैसे Fe3O4 है, Fe3O4 में FeO भी है और Fe2O3 भी है, मतलब फेरस ऑक्साइड भी और फेरिक ऑक्साइड भी है। इनके मिक्स फॉर्म को Fe3O4 बोलते हैं। तो 3 एलिमेंट मिक्स ऑक्साइड बना सकते हैं, मैग्नीज, फेरिक और कोबाल्ट। Mn, Fe और कोबाल्ट के ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके मिक्स ऑक्साइड होते हैं। अगर स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम तो पहले हमने शो कर दिया कि स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, तो इस Sc2O3 बनेगा। टाइटेनियम के ऑक्साइड +2 वाला भी बन जाएगा, +3 वाला भी बन जाएगा और +4 वाला भी बन जाएगा। ऐसे वेरिडियम भी V+2 से V+5 तक के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्रोमियम के रेस्पेक्ट में भी यहाँ पे इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की हुई है। निकल जनरली NiO का फॉर्मेशन करता है। मैग्नीज के ऑक्साइड MnO से लेके Mn2O7 तक बन सकता है, जिसमें MnO2 जो होता है वो आपके आगे हमें पढ़ना भी है, वो एम्फोटेरिक होता है, MnO बेसिक होता है और Mn2O7 एसिडिक होता है। यहाँ पर इस टेबल के अंदर ये गिवन है। इसके बाद एग्जांपल 8.5 में वो कह रहा है हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज VO2 प्लस Cr2O7 2- और MnO4-। तो पहली बात तो ये हम पहले भी पढ़ चुके कि लेफ्टवर्ड जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। उसका रीजन कहीं ना कहीं SRP है और वो MnO4- को फेवर करता है। तो MnO4- जो होगा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि उसका SOP नेगेटिव में मैक्सिमम होगा।
फिर Cr2O7 2 माइनस होगा, फिर VO2 प्लस होगा। इसका एक रीजन आप ये भी दे सकते हो कि MnO4 माइनस जो होता है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जब भी ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेगा जनरली एसिडिक मीडियम में तो +2 में जाएगा, जबकि क्रोमियम +6 से +3 में जाएगा। तो यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस जो आएगा वो मैग्नीज के केस में आएगा, इसलिए उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन में 8.5 पे वो कह रहा है कि हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ द आयनेशन एंथैल्पी, कि क्यों आयनेशन एंथैल्पी में बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं। तो आयनेशन एंथैल्पी में जो वेरिएशन हो रहे हैं वो एक तो साइज इनका इरेगुलर है और दूसरा बीच बीच में हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगरेशन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेबिलिटी है उसको आपको यहाँ पे देखना है। इसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी में 8.3.8 दे रखा है, तो वो भी एसआरपी के बेस पे जो हम पढ़ चुके हैं M+2 और M का, जो कॉपर का पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन में 8.6 में दे रखा है वाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल एग्जिबिट इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली। तो ऑक्साइड और फ्लोराइड दोनों क्या छोटे होते हैं तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। उसके बाद ऑक्साइड के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोराइड, क्योंकि उसके दो रीजन हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्साइड मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। दूसरी बात, ऑक्साइड के केस में एक सिग्मा बनेगा और एक पाई बनेगा जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जबकि फ्लोराइड के केस में सारे सिग्मा बनेंगे जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बनने वाले होंगे, पर क्योंकि डी में इतने ऑर्बिटल एक साथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं आ सकते, इसलिए फ्लोराइड वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कम बनेंगे, ऑक्साइड वाले ज़्यादा बनेंगे। फिर वो कह रहा है इसमें 8.7 वाला जो क्वेश्चन है इंडेक्स क्वेश्चन, उसमें ये बता रहा है कि विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम+2 और Fe+2। तो जैसे हमने बात किया कि क्रोमियम का SRP M+3 M+2 का जो SRP का वैल्यू होता है वो क्रोमियम के लिए जो होता है वो तो नेगेटिव होता है और आयरन के लिए जो होता है वो पॉजिटिव होता है। जिसके लिए नेगेटिव होगा उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। इसका मीनिंग क्या है कि क्रोमियम+2 का +3 में जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। +2 से +3 में जाना क्या है, ऑक्सीडेशन, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। जबकि आयरन का ज़्यादा स्टेबल होगा +2, तो क्रोमियम+2 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि उसका +3 से +2 का जो SRP होता है वो नेगेटिव में होता है और आयरन का पॉजिटिव में होता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद पेज नंबर 228 पर एक टेबल दे रखी है 8.7, जिसमें कैलकुलेट और ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है वो। तो सबसे पहले अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो μ=√NN+2 से निकाला जाता है, जहां पे N अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जनरली मैग्नेटिक मोमेंट दो टाइप का होता है, एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और एक एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, पर हम जनरली एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस में खुद में इतनी ज्यादा होती है, जैसे वो कोई ना कोई सी ऐसी प्रॉपर्टी शो करे, फेरो, फेरी या एंटी फेरो, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जितना हम कैलकुलेट करते हैं उससे कम या ज्यादा निकल जाता है। तो वही इस टेबल के अंदर गिवन है। तो इस टेबल के अंदर हम इस बात को यहाँ पे अगर करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनका म्यू ऑब्जर्व उनके म्यू कैलकुलेटेड से ज्यादा आता है। मान लीजिए किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.8 के लगभग आना चाहिए, पर आ गया 6 के लगभग, तो वो उसका ज्यादा कहलाएगा। और अगर 1.7 है और 1.5 आ गया तो वो भी ज्यादा कहलाएगा। तो अभी अगर हम बात करें तो +2 वाले हमारे कुछ सब्सटेंस हैं जो जनरली हमसे पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर तीन चीजें ले रहे हैं, V, Cr और टाइटेनियम। तो V, Cr और टाइटेनियम के लिए अगर हम बात करें तो इन तीनों के अंदर जो म्यू ऑब्जर्व है वो कम होता है, किससे, म्यू कैलकुलेटेड से। तो इसको हम बेकार टी, +2 में बेकार टी से याद कर सकते कि बेकार टी में म्यू कैलकुलेटेड ज्यादा होता है म्यू ऑब्जर्व से। और ऐसे ही अगर हम बात करें Mn+2, Fe+2, CO+2 और Ni+2 की,
तो अगर इसके हम बात करें तो इन सब के अंदर म्यू ऑब्जर्व ज्यादा होता है म्यू कैलकुलेटेड से। तो फेकोनी वैसे भी फेरोमैग्नेटिक शो करते हैं, FeCO को हम फेरोमैग्नेटिक में यूज करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होता है जिसमें सारे के सारे जो डोमेन होते हैं वो पैरेलल स्पिन या सेम स्पिन के अंदर होते हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है। तो फेकोनी और एमएन इसके एग्जाम्पल है जिसके अंदर म्यू ऑब्जर्व ज्यादा होता है म्यू कैलकुलेटेड से। तो इसके ऊपर भी एक दो बार क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आ चुके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रॉपर्टी जो एग्जिबिट होती है ये किसी भी सब्सटेंस की फेरो फेरी और एंटी फेरो मैग्नेटिक उसका जो बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गिवन दे रखी है। अब अगर हम यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन में बात करें, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवेलेंट आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन इफ द एटॉमिक नंबर इज 25। एटॉमिक नंबर 25 मैग्नीज का होता है और मैग्नीज के अंदर वो डाइवेलेंट की बात कर रहा है मतलब +2 है। Mn का कॉन्फिगरेशन जो होता है वो 4s2 3d5 है। तो +2 के अंदर जो उसका कॉन्फिगरेशन होगा वो d5 होगा और d5 के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जब हम म्यू इक्वल टू √NN+2 से यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो उसका म्यू 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन के अकॉर्डिंग आएगा। ऐसे इंटेक्स क्वेश्चन है 8.8, उसमें कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M+2 आयन और एटॉमिक नंबर दे रखा है 27। तो एटॉमिक नंबर 27 जो होता है वो कोबाल्ट का होता है और कोबाल्ट का कॉन्फिगरेशन 4s2 3d7 है। तो 4s2 3d7 में जब हम +2 की बात करेंगे तो d7 कॉन्फिगरेशन होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर उसका मैग्नेटिक मोमेंट लगभग 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन के लगभग उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इस तरीके से कर सकते हो कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लगभग 0.8 के लगभग उसके अंदर जोड़ दे तो वो मैग्नेटिक मोमेंट उसके अंदर कैलकुलेट वैल्यू आ जाती है। तो इस टेबल के अंदर हमें यही बता रखा है कि कुछ आयन ऐसे होते हैं जिसमें म्यू कैलकुलेटेड म्यू ऑब्जर्व से कम आता है और किसी में म्यू कैलकुलेटेड ज्यादा होता है ऑब्जर्व के कंपैरिजन में। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक टेबल दे रखी है आपके 8.8, कलर ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल आयन। तो हमें ये पता है कि जो कलर होता है वो कलर कोई भी एलिमेंट या मेटल की सरफेस जिस लाइट को एब्जॉर्ब करती है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उसकी वजह से वो कलर शो करता है। कलर विजिबल रीजन में शो होता है और वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक्वस मीडियम में कलर की बात करें तो एक्वस मीडियम में कुछ आयंस के कलर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो Zn+2 तो D10 कॉन्फिगरेशन रखता है तो वो जनरली कलरलेस होता है। तो जिंक+2 वाली बात कलरलेस हो गई। कॉपर की बात करें तो कॉपर+2 अगर एक्वस मीडियम में दे रखा है तो कॉपर+2 के जनरली जो भी सॉल्ट होते हैं वो जनरली ब्लू कलर के होते हैं। अगर हम कॉपर और जिंक को छोड़ दें तो जनरली सबके अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेशन की फॉर्म में आता है। जैसे NiCl2 है, अगर उसमें मैंने एक्वस लिखा है तो वो NiH2O6 Cl2 की फॉर्म में आएगा इस फॉर्म में। तो NiH2O6+2 का जो कलर होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो ग्रीन कलर होता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है कि इसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। ऐसे कोबाल्ट की बात करें तो +2 में उसका पिंक कलर होगा जबकि +3 में उसका हाइड्रेटेड आयन या एक्वस सॉल्यूशन में कलर ब्लू कलर का होगा। आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन हमने बताया जैसे FeSO4 है तो FeSO4 या .7H2 ग्रीन विट्रियल को बोलते हैं। वैसे आयरन+2 जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है या एक्वस मीडियम में होता है तो इसमें FeH2O6 बनेगा जो ग्रीन कलर का होगा, जबकि +3 के सॉल्ट जनरली रेडिश ब्राउन होते हैं पर वो येलो कलर में होगा। ऐसे ही Mn+2 जो होता है वो पिंक कलर में होता है और क्रोमियम+2 ब्लू कलर में होता है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट कलर दे रखे तो जिसमें जिंक का तो आपको पता है सिंपल उसमें
कलरलेस हो ही जाएगा। कॉपर जो होता है वो जनरली कॉपर सल्फेट आप जानते हैं ब्लू कलर का होता है, तो उससे आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। निकल प्लस टू जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और कोबाल्ट प्लस टू पिंक कलर का होता है। तो ये कलर वाले जो आयंस के हैं एक्वस मीडियम में कलर, वो कुछ आयंस के यहाँ तक के आयंस के आप याद कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पेज नंबर 203 में आपके D&F ब्लॉक में एक तो 8.3.12 दे रखा है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो ये कैटालाइट्स प्रॉपर्टी शो करते हैं, कई केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए ये कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, क्योंकि इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी होती, और ये अपने इनकी मेटल जो शीट होती है उसके बीच में छोटे छोटे स्पेस होते हैं, जिसके अंदर ये किसी भी छोटे एलिमेंट को एब्जॉर्ब करने की भी टेंडेंसी रखते हैं। तो ये कई रिएक्शंस में कैटलिस्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऐसा इसके अंदर दे रखा है, जैसे V2O5 को कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं, हेबर्स प्रोसेस के अंदर आयरन को यूज किया जाता है, और निकल को हाइड्रेशन मेथड में यूज किया जाता है। और इसी के अंदर एक रिएक्शन भी आपको प्रोसेस दे रखी है कि आयरन थर्ड कैटलिस्ट जो होता है वो आयोडाइड और पायरोस पर सल्फेट जो रिएक्शन होता है, मतलब H2S2O8 जिसको हम मार्शल एसिड कहते हैं, उसके साथ I माइनस ऑक्सीडाइज होके, मतलब I माइनस को जो S2O8 2 माइनस से वो ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देता है। ये आयरन प्लस 3 की प्रेजेंट में होता है। तो ये भी रिएक्शन दे रखा है, तो वो सिंपल सा रिएक्शन है कि Fe+3 पहले I माइनस के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि वो कैटलिस्ट है, तो वहां पे FeI3 तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो FeI2 प्लस I2 देगा। अब जो Fe+2 के अंदर आया है, इसको वापिस से जो परोक्सी डाइसल्फेट है हमारा, वो ऑक्सीडाइज करके Fe+3 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मतलब आयरन प्लस 3 कैटलिस्ट है, तो वो वापस से वैसे मिल जाएगा, पर रिएक्शन बहुत जल्दी आगे प्रोसीड हो जाएगी। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड में 8.3.13 जो दे रखा है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, उसके अंदर ये है कि क्या होगा कि जो भी ये मेटल होता है उसके बीच बीच में क्या है, छोटे छोटे स्पेस आ जाता है, उसके अंदर ये कार्बन या हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट को ट्रैप कर लेता है वीक वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ऐसे कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोला जाता है। ये हमेशा नॉन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट नहीं होंगे, और इनकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे Fe3C है जिसको सीमेंटाइड बोलते हैं, ये Fe3C जो होता है ये Fe है, इसके बीच में छोटे स्पेस के अंदर जो बीच में लैटिस होगा, वॉइड्स होगा, उसके बीच में कार्बन को ट्रैप कर लेता है, इसको बोलते हैं सीमेंटाइड। ये सीमेंटाइड स्टील के अंदर हार्डनेस और स्ट्रेंथ बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो एनसीईआरटी में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं प्योर मेटल के कंपैरिजन में, दे आर वेरी हार्ड होते हैं, और डायमंड जितने हार्ड होते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी मेटलिक कंडक्टिविटी रिटर्न होती है और ये केमिकली इनर्ट होते हैं। इसके बाद एलॉय फॉर्मेशन, हमने पढ़ा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो 3D सीरीज के होते हैं या 4D सीरीज के या 5D सीरीज के, ये जो मेटल होते हैं इनके एटम में साइज बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता, तो उनकी सिमिलर रेडियाई होती है लगभग। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी मेटल का जो एक क्लस्टर होता है या एक मेटल का पूरा शीट होता है, उसमें एक मेटल के पास दूसरा जो मेटल होगा अगर उसकी जगह छूट जाए तो दूसरा मेटल इसके अंदर, मेटल का एटम यहाँ पर आ सकता है, और वो होमोजीनियस मिक्सचर अगर बना लेता है तो उसको एलॉय बोलते हैं। मतलब होगा क्या कि मेटलिक रेडियाई में बहुत कम डिफरेंस होने की वजह से एक मेटल के बीच में अगर स्पेस बची हुई है तो वहां पे दूसरा मेटल आके लग जाए और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लें, तो उसको एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय उनका ही बनेगा जिन मेटल की रेडियाई में 15% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, और इनके भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे, ये हार्ड होगी। और जैसे स्टील है तो स्टील के अंदर भी डिफरेंट टाइप के मेटल आपस में मिलते हैं, जैसे एलॉय का फॉर्मेशन करेंगे।
क्रोमियम आ सकता है, मैग्नीज आ सकता है। अब जैसे ब्रास है तो वो कॉपर और जिंक को आपस में मिक्स करने पे बनेगा। ब्रॉन्ज जो होगा वो कॉपर और टीन के होमोजेनियस मिक्सचर को बोलते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की कि वो एलॉय फॉर्मेशन कर पाएगी, पर एलॉय फॉर्मेशन उन मेटल्स के बीच में होगा जिनकी लगभग सिमिलर मेटेलिक रेडियाई प्रेजेंट होगी। इसके बाद आपको एग्जांपल 8.9 दे रखा है जिसमें डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का पूछ रखा है। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें सेम एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो। जैसे इसके अंदर K2MnO4 है, वो एसिडिक मीडियम में KMnO4 और MnO2 बनाता है। तो K2MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जो ऑक्सीडाइज होके +7 में जा रहा है MnO4 माइनस में, और रिड्यूस होके MnO2 +4 के अंदर जा रहा है। उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन 8.9 जो है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। एक्सप्लेन व्हाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कॉपर प्लस जो होता है वो एक्वस मीडियम में कॉपर+2 और कॉपर में चला जाता है। उसका रीजन कॉपर+2 का हाइड्रेशन एनर्जी की बहुत ज्यादा वैल्यू होना है कॉपर+1 के कंपेरिजन में। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम 8.4.1 पे आते हैं जिसमें इनके ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनाइन के बारे में बता रखा है 3D सीरीज के। तो 3D सीरीज में जनरली मेटल और ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर आयनिक। फिर वो बोल रहा है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड coincides with the group number and it is attained in Sc2O3 to Mn2O7। जैसे आपको पता है स्कैंडियम जो होता है वो +3 में बनाता है, और मैग्नीज का स्टेबल या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है तो उसका Mn2O7 बनेगा। Mn2O7 KMnO4 की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन से बनता है। ये ग्रीन कलर का ऑयल फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला कंपाउंड है। Mn2O7 इज ए कोवलेंट ग्रीन कॉयल ऑयल जो एक्सप्लोजिव नेचर का भी होता है। फिर अगर हम बात करें तो आयरन Fe2O3 में स्टेबल होता है। एक बार हमने पहले देख भी लिया कि FeO4 2- बन तो सकता है पर वो कम स्टेबल होता है। फिर अगर हम बात करें तो Mn2O7 में अगर पानी डालेंगे तो HMnO4 बनेगा जिसको पर मैग्निक एसिड बोलते हैं, और CrO3 में पानी डालेंगे तो H2CrO4 बनेगा जिसको क्रोमिक एसिड बोलते हैं, और H2Cr2O7 को डाइक्रोमिक एसिड बोला जाता है। वैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो भी ऑक्साइड होते हैं जैसे Mn2O7 हुआ वो एसिडिक होता है क्योंकि इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आ जाएंगे, क्योंकि Mn+7 में होगा तो उसका साइज छोटा होगा तो उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होंगे। तो जनरली इंटरमीडिएट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही ये एम्फोरिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, पर V2O5 इसका एक्सेप्शन है जिसमें वैंडियम +5 मैक्सिमम शो करते हुए भी वो एम्फोरिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट वाली बात है जो हमें याद रखनी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो याद करनी है हमें कि V2O5 जो होता है रिएक्ट विद एल्कली एज वेल एज एसिड टू गिव VO4 3- एंड VO2+। यहाँ पे VO4+ की जगह VO2+ कर लेना, क्योंकि VO4+ जैसी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि वैंडियम मैक्सिमम +5 ही ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। CrO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोरिक। तो वो हम कह सकते हैं कि क्रोमियम जो होगा वो CrO बना सकता है, Cr2O3 बना सकता है और CrO3 बना सकता है। और हम ये कहते हैं कि जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो बेसिक होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिडिक होता है, और बीच वाला क्या होता है एम्फोरिक होता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम पोटेशियम डाइक्रोमेट जो डी ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके ऊपर कई रिएक्शंस बन सकती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, और इसको लैब के अंदर जो बनाया जाता है वो क्रोमाइट और से बनाया जाता है। क्रोमाइट और होता है FeCr2O4। FeCr2O4 को FeO.Cr2O3 भी लिख सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ एयर की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेसिक मीडियम में क्रोमेट का फॉर्मेशन होगा Na2CrO4 का जो येलो कलर का होगा,
और आयरन +2 से ऑक्सीडाइज होकर +3 में हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर में, एंड द CO2 गैस विल बी इवोपरेट। इसके बाद जो क्रोमेट होता है वो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डाइक्रोमेट आपका येलो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स इसके मिलेंगे। इसके अंदर जब हम KCl मिलाएंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन होगा, K2Cr2O7 बन जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम अगर यहाँ पर बात करें तो सोडियम डाइक्रोमेट यहाँ पे बन गया था, क्या इसको हम डायरेक्टली लैब के अंदर एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड या किसी भी रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए काम में ले सकते हैं? क्या सोडियम डाइक्रोमेट यूज किया जा सकता है एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन ए लेबोरेटरी? तो ये यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। जैसे लैब में किसी भी प्रैक्टिकल करने के लिए हम सोडियम डाइक्रोमेट से भरी हुई बोतल को खोलेंगे, वैसे ही ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और खराब हो जाएगा, तो जिससे बार बार हमें नया रिएजेंट खरीदना पड़ेगा किसी भी वर्क को प्रोसेस करने के लिए। तो हम सोडियम डाइक्रोमेट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यह हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हम यहाँ पे अगर K2CO3 को यूज कर लेते तो यहीं पे पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता डायरेक्टली, फिर हमें KCl का अलग से यूज नहीं करना पड़ता, वैसा भी हमने नहीं किया। उसका रीजन ये है कि इस रिएक्शन के अंदर जो हमें सोडियम डाइक्रोमेट की जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलता, उसको किसी भी रिएक्शन से सेपरेट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो उसका केस भी बहुत ज्यादा हाई होता है। इसलिए लैब में पहले सोडियम डाइक्रोमेट ही बनता है, उसके बाद KCl मिला के पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन किया जाता है। मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट को डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। फिर यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में जब भी किसी और दूसरे में कन्वर्ट होता है तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करता? तो उसका जो आंसर होता है वो क्रोमेट होता है। क्रोमेट जो होता है वो, जैसे कि आप देख रहे हो, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में चला जाता है, और डाइक्रोमेट के अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +6 ही होती है। और अगर हम बेसिक मीडियम में बात करें तो बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट वापस क्रोमेट के अंदर चला जाएगा, जिसमें भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो क्रोमेट एक ऐसा रिएजेंट है जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करता है, कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इसमें डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर दे रखी है। तो डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर में आपको पता है कि CrO-Cr लिंकेज होता है, और इस CrO-Cr लिंकेज के अंदर O- डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O- डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O होता है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे। इसका एंगल दे रखा है एक तो 126 डिग्री, तो उसको आपको याद रखना है। दूसरी बात, इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कितनी CRO बॉन्ड लेंथ सिमिलर होगी। तो हमें पता है कि नेगेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, ये नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, तो ऐसे 3 और 3 6 CRO बॉन्ड लेंथ आपस में सिमिलर हो जाएगी मैक्सिमम, और ये 2 आपस में सेम होगी। अगर हम यहाँ बात करें तो अगर हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ के अंदर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो ये जो बॉन्ड है वो सिंगल ही रहेगा, जबकि यहाँ रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा आएगा। तो जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वहां की बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो इसीलिए ब्रिजिंग बॉन्ड लेंथ 179 है और टर्मिनल बॉन्ड लेंथ 163 है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि 3 और 3 6 रेजोनेंस की वजह से, इफेक्ट की वजह से सेम होती है, और ये शॉर्टर होती है ब्रिजिंग बॉन्ड लेंथ से। अब अगर हम बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। इसका N फैक्टर 3 होता है। तो K2Cr2O7 जो होता है वो एसिडिक मीडियम अगर हम लेते हैं तो एसिडिक मीडियम में इसका N फैक्टर 3 है, तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। Cr2SO4 होल साइज ग्रीन कलर का होता है, और साथ में H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये रिएक्शन अब बैलेंस है।
अब पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर को जो भी ग्रीन कलर में चेंज कर देगा रिएजेंट, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट को पास कर लेगा। तो होता क्या है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड या रिएजेंट या स्पीशीज जो अपनी मैक्सिमम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो इस ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगी, तो वही इसके ऑरेंज कलर को ग्रीन कलर में चेंज कर सकती है। जैसे क्या आई माइनस कर पाएगा? हाँ कर पाएगा, क्योंकि आई माइनस ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडाइज होके वो I2 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। क्या CO2 इसके ऑरेंज कलर को डीकलराइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में है। तो ये वही टेस्ट दे पाएंगे जो अपनी मैक्सिमम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर यहाँ पे हम बात करें तो SO2 है, वो ऑक्सीडाइज होके SO3 में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे H2 है तो H2 से वो हाइड्राइज होके H2SO4 या SO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या FeSO4 दे पाएगा? तो FeSO4 में आयरन +2 में है, तो वो +3 में जा सकता है, मतलब वो भी इसके ऑरेंज कलर को ग्रीन कलर में चेंज कर सकता है। तो जो भी ऐसा कोई रिएजेंट जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर को ग्रीन कलर में चेंज कर सकता है। H2S है, तो H2S ऑक्सीडाइज होकर सल्फर प्लस वाटर में चल जाएगा, जो व्हाइट टर्बिडिटी भी कहलाती है, और येलो व्हाइट पीपीटी भी कहलाता है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस यहाँ पर गिवन है। Sn+2 है तो Sn+2 Sn+4 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। NaNO2 है तो वो NaNO3 के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Na2SO3 Na2SO4 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जितने भी ऐसे रिएजेंट है जो अपनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर को वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर पाएंगे। जो भी ऑरेंज कलर को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर पाएगा वो पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। जैसे फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH, वो ऑक्सीडाइज होगा तो CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो भी दे देगा। ऑक्जेलिक एसिड भी दे देगा, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड जो होगा वो नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होके 2CO2 प्लस वाटर बना लेगा। तो ये दोनों एसिड भी पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट पॉजिटिव देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेज नंबर 232 पे स्ट्रक्चर के ठीक नीचे दे रखा है, KMnO4 के ठीक पहले, जो इस तरीके से प्रोसीड होगा। स्टूडेंट्स, अब हम डी ब्लॉक के दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, KMnO4 को पढ़ रहे हैं। KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों के दोनों में टेट्राहेड्रल यूनिट प्रेजेंट होती है। KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों का हाइब्रिडेशन sp3 या D3s होता है, जिसमें sp3 को ही प्रायोरिटी दी जाती है। इन दोनों के कलर का रीजन लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। अगर हम KMnO4 के प्रिपरेशन की बात करें तो KMnO4 का प्रिपरेशन आप जैसे देख रहे हैं, पायरोलुसाइड और जो कि ब्लैक कलर का और होता है, उसकी किसी भी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। जनरली एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है जिससे KOH, और O2 की बेस में इसका ALE ऑक्सीडेशन कराया जाता है। तो बेसिक मीडियम पे यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होता है पोटेशियम मैग्नेट। K2MnO4 को पोटेशियम मैग्नेट बोला जाता है। पोटेशियम मैग्नेट ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। मैग्नीज ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इक और पर इक एसिड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम होते हैं, क्योंकि अगर मैं इसके पर मैग्निक एसिड की बात करूं तो उसको HMnO4 बोलते हैं, और H2MnO4 को मैग्निक एसिड बोला जाता है। इन दोनों में नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 होते हैं, जबकि इक और पर इक एसिड में ऑक्सीजन का एक का डिफरेंस होता है, मतलब पर इक एसिड में वैसे ऑक्सीजन एक ज्यादा होता है, पर इसके अंदर मैग्नीज ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें इक और पर इक एसिड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों में सिमिलर होते हैं, 4 अभी हमने यहां पर K2MnO4 का प्रिपरेशन किया। K2MnO4 ग्रीन कलर का होता है, और ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें Mn+6 में होता है, तो उसमें D1 कॉन्फ्लिक्शन होगा, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इसके कलर का रीजन DD ट्रांजिशन होता है। हम जब भी मैग्नेट से परमैग्नेट का फॉर्मेशन करते हैं, तो मैग्नेट से परमैग्नेट का फॉर्मेशन करते टाइम पे हम
एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो वहां पर ग्रीन कलर पर्पल कलर ऑफ पर मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा मैग्नेट से पर मैग्नेट में कन्वर्जन के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं MnO4 2- का, तो ये MnO4- में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और प्रिपरेशन मेथड है जो भी अक्सर पूछा जाता है कि Mn+2 का कोई भी सॉल्ट हो उसको हम परोक्सीडाइइक एसिड, मतलब आप मार्शल एसिड ले लीजिए, परोक्सीडाइ सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, वो इसको +7 के अंदर कन्वर्ट कर देता है और हमें KMnO4 मिल जाता है। KMnO4 पिंक या पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। इसके बाद एनसीईआरटी में ही जो आपको गिवन है KMnO4 के अंदर कि KMnO4 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद द KClO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। KMnO4 आइसोस्ट्रक्चरल होता है KClO4 के। फिर द सॉल्ट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर बट व्हेन हीटेड इट डिकम्पोज। KMnO4 जो होता है वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता और इसको हीट करने पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हीट करने पे O2 तो देगा ही देगा, तो ये बनाता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 का फॉर्मेशन होता है। तो KMnO4 के प्रिपरेशन मेथड है, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रिपरेशन मेथड है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम KMnO4 की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी दो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत कंसिडरेबल होती है, वो यहाँ पर दे भी रखा है। एक तो इसका इंटेंस कलर, तो इंटेंस कलर की अभी अभी हमने बात करी कि इसका इंटेंस कलर जो होता है वो चार्ज ट्रांसफर का एग्जांपल होता है, जिसमें O-Mn+7 को टेम्परेरी एक इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से, और इसका कुछ टाइम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +6 में आ जाता है और वापस जब +7 में आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से एक कलर होता है। तो इसमें यहाँ पे दे रखा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसके पैरामैग्नेटिस जो बिहेवियर है, जो वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिस होता है, वो इसी तरीके से कंसिडर किया जाता है कि जब कम टेम्परेचर होता है तो O- अपना एक इलेक्ट्रॉन Mn+7 को देता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। मैग्नेट और परमैग्नेट आयन दोनों में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हाइब्रिडेशन अभी अभी हमने बात करी sp3 होती है। ग्रीन मैग्नेट इस पैरामैग्नेटिक होता है विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और परमैग्नेट जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है जो ये बताती है कि इसका हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहा है कि जो MnO4- है उसके अंदर, मतलब KMnO4 के अंदर जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल और मैग्नीज के d ऑर्बिटल से बनते हैं। तो जब पाई के लिए D लगेगा मतलब सिग्मा के लिए S और P काम में आएगा, तो ये सजेस्ट करता है कि वहां पे KMnO4 का हाइब्रिडेशन sp3 ही होना चाहिए। और ये कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि कौन से मैग्नीज के लगते हैं, तो मैग्नीज के D ऑर्बिटल लगते हैं और ऑक्सीजन के P ऑर्बिटल लगते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि KMnO4 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो KMnO4 तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। अगर हम KMnO4 की बात करें तो KMnO4 का जो एन फैक्टर होता है वो बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में बेसिक में 1 होता है। ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन में इसका बेसिक में 1 होगा, मतलब 1 में ये MnO4 2- में चला जाता है। एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर 5 होता है, मतलब ये +2 वाले में जाएगा खुद रिड्यूस होके। और न्यूट्रल या वीक बेसिक मीडियम में यहाँ पे 3 एन फैक्टर होता है, तो ये MnO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस भी दे रखी हैं। KMnO4 का जो एसिडिफाइड सॉल्यूशन होता है उसके अंदर KMnO4 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद Mn+2 में जाएगा। Mn+2 का जो भी सॉल्ट होगा वो कलरलेस होगा, तो KMnO4 खुद ये इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन प्रोसीड हुई है या नहीं हुई, तो ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। और यहाँ पे Mn+2 जो होता है वो ऑटो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है।
तो अभी हम KMnO4 के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में कई तरह के रिएक्शंस अभी हमें को यहाँ पे देखनी है, वो एक एक करके हम यहाँ पर देखते जाते हैं कि कब कौन सा रिएक्शन प्रोसीड होगा और कौन से कंपाउंड को ये ऑक्सीडाइज करके किसके अंदर कन्वर्ट कर सकता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 233 और 234 पे KMnO4 की प्रॉपर्टी को यहाँ पर देख रहे हैं। तो KMnO4 की प्रॉपर्टी में आपको जैसे पता है कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और तीनों ही मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बेसिक में भी, एसिडिक में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी। बेसिक में इसका एन फैक्टर 1 होता है, एसिडिक में 5 और न्यूट्रल में 3 होता है। ये बेसिक मीडियम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम की बात कर रहे हैं, और न्यूट्रल और वीक बेसिक मीडियम में इसका एन फैक्टर 3 होता है। तो बेसिक मीडियम में ये किस में जा रहा है, MnO4 -2 में जा रहा है, क्योंकि KMnO4 का खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, तो +7 से ये +6 में चेंज करेगा। एसिडिक मीडियम में ये Mn+2 में जाएगा और न्यूट्रल मीडियम में ये MnO2 में जाता है +4 वाले में। हम सबसे पहले, क्योंकि कॉमनली जो लैब के अंदर टेस्ट किया जाता है वो KMnO4 के एसिडिफाइड सॉल्यूशन से किया जाता है। तो KMnO4 का एसिडिफाइड सॉल्यूशन, मान लीजिए हमने H2SO4 ले लिया, तो H2SO4 की जगह हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नहीं ले सकते, क्योंकि यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 के अंदर। तो हम जनरली जो लेंगे वो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 को ही लेंगे। अगर हम KMnO4 की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कर देते हैं, तो हमने कल भी पढ़ा था Mn2O7 का फॉर्मेशन होता है, ग्रीन कलर का एक्सप्लोजिव ऑयल होता है ये। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में जो बनाएगा वो बनाएगा K2SO4 MnSO4 प्लस H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ये रिएक्शन तब तक बैलेंस नहीं होगी जब तक 5 नेसेंट ऑक्सीजन नहीं बनेगा, मतलब क्योंकि एन फैक्टर कितना है, 5 है, तो नेसेंट ऑक्सीजन भी 5 ही बननी चाहिए। फिर हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ Mn 2 लिया तो SO4 3 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 H2। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब ये रिएक्शन जो होगी एक कॉमन होगी, मदर रिएक्शन कहलाएगी। KMnO4 का कलर होगा पिंक या पर्पल और MnSO4 होगा कलरलेस। अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, जो भी सब्सटेंस या जो भी स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है उसको KMnO4 ऑक्सीडाइज कर पाएगा, मतलब जिसमें भी नेसेंट ऑक्सीजन लग जाएगी वो KMnO4 टेस्ट को पॉजिटिव दे देगा। तो अगर हम बात करें क्या ये CO दे पाएगा, हाँ दे पाएगा। क्या SO2 ये वाला टेस्ट दे पाएगा, हाँ SO2 भी दे पाएगा। क्या I- को ऑक्सीडाइज कर सकता है, हाँ कर सकता है I2 के अंदर, मतलब I- भी ये वाला टेस्ट कर लेगा। क्या Fe+2, क्योंकि Fe+2 के सॉल्ट होते हैं ग्रीन, तो Fe+2 क्या ऑक्सीडाइज हो सकता है, हाँ हो सकता है। वो किस में जाएगा, Fe+3 में, जो येलो कलर का होता है। तो KMnO4 टेस्ट उन सब सब्सटेंस के साथ मिल जाएगा जो अपनी मैक्सिमम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में या जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन काम में आ सकती है। तो यहां पर हम यही वाली बात देख रहे हैं, क्या CO2 ये वाला टेस्ट देगा, नहीं देगा। तो ये रिएक्शन जो होती है मदर रिएक्शन कहलाती है, रेफरेंस रिएक्शन कहलाती है, ये सभी के साथ कॉमनली काम में आती है। तो KMnO4 टेस्ट है क्या, अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी स्पीशीज या गैस KMnO4 के पिंक कलर को डीकलराइज कर दे, वो गैस डालने पे या स्पीशीज डालने पर उस वो पिंक कलर डीकलराइज हो जाए, पर्पल कलर डीकलराइज हो जाए, तो वो सब्सटेंस या स्पीशीज KMnO4 टेस्ट पॉजिटिव देगी। और जो ऐसा नहीं कर पाएगा, मतलब पिंक कलर को डीकलराइज नहीं कर पाएगा, वो KMnO4 टेस्ट नेगेटिव देगा। तो CO2 किस लिए नहीं दे रहा, क्योंकि कार्बन इसमें ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव किए हुए। तो हम यहाँ पर कई तरह की रिएक्शन देख रहे हैं, CO CO2 में चल जाएगा, SO2 का ऑक्सीडेशन होकर SO3 और SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके SO4 2- का फॉर्मेशन कर लेगा। आगे अगर हम बात करें तो हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड K2Cr2O7 टेस्ट देते हैं, तो ये KMnO4 टेस्ट भी देंगे। HCOOH में जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो इसके CO को ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट कर देगा और फॉर्मिक एसिड KMnO4 टेस्ट पॉजिटिव देगा। ऐसे ही अगर मैं ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड के अंदर CO भी है, CO2 भी है और वाटर भी है, तो इसके अंदर जो CO है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो वो 2CO2 प्लस H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर
और रिएक्शंस की बात करें, क्या Na2SO3 वाला टेस्ट देगा? हाँ होगा। Na2SO3 विल बी ऑक्सीडाइज इनटू Na2SO4। तो यहां पर ये 234 पे कई रिएक्शन से जो कई बार कंपटीशन में हमसे पूछी जा चुकी है। अगर मैं न्यूट्रल या वीक बेसिक मीडियम की बात करूं, तो न्यूट्रल या वीक बेसिक मीडियम में हमने देखा है कि MnO4- जो होता है वो जाता है MnO2 के अंदर। तो अगर मैं यहां पर इसके अंदर I- की रिएक्शन कराता हूं या Br- की रिएक्शन कराता हूं, तो एसिडिक मीडियम में तो I2 बनता है और यहां पे बनेगा IO3- या BrO3- का फॉर्मेशन होगा। ऐसे के ऐसे अगर हम थायोसल्फेट की रिएक्शन कराएं, तो एसिडिक मीडियम में तो थायोसल्फेट जो होता है वो S2O3 को S4O6 में कन्वर्ट कर देता है, मतलब टेट्राथायोनेट आयन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। पर न्यूट्रल मीडियम के अंदर यहां पर अगर हम बात करें, तो ये S2O3 को कन्वर्ट करेगा SO4 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे और दूसरी रिएक्शंस भी हो सकती है प्रोसेड, और इसके अंदर जो लास्ट में यूजेस दे रखे हैं कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज होता है। पोटेशियम परमैंगनेट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज किया जा सकता है। तो ये वूल को ब्लीच करने में, कॉटन, सिल्क और टेक्सटाइल फाइबर में भी यूज किया जाता है, और ऑयल के डीकलरेशन के लिए भी इसको काम में लिया जा सकता है। तो KMnO4 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये एसिडिक मीडियम में, जैसे कल हमने K2Cr2 का पढ़ा था, H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर प्लस H2 बनाएगा, जिसको व्हाइट टर्बिडिटी भी बोला जाता है या व्हाइट पीपीटी भी बोला जाता है। येलो व्हाइट पीपीटी सल्फर के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। तो ये KMnO4 की प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार इनके ऊपर क्वेश्चंस बन चुके हैं। थैंक यू।